नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। हम बात करेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बाजार पे आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आएंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के सुमित मूलचंदानी हैं। लेकिन बाजार की चाल आज देखनी जरूरी है, क्योंकि बाजार में आज अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी करीब 70 अंकों की मजबूती के साथ 18,750 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब 300 अंकों की मजबूती दिख रही है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज नए शिखर पर पहुंच चुका है। पीएसयू बैंकों की अगर बात करें तो यहां पर भी अच्छी रिकवरी दिख रही है। इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, लेकिन चढ़ने वाले शेयरों में पीएसयू बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा कहां पर तेजी दिख रही है? निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज डॉक्टर रेड्डीज है, जहां पर 2% की तेजी दिख रही है। इसके अलावा भी फार्मा के बॉर्डर मार्केट में अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन इंडेक्स पर सबसे पहले व्यू, सुमित आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है किस तरह की तेजी इंडेक्स में आगे बढ़ेगी, या व्यू अभी स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रखना चाहिए, इंडेक्स से दूर रहना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? को बधाई हो 14 इयर्स कंप्लीशन की। तो यहाँ पे देखिए, कल आज एक अच्छा खासा गैप अप मिला है, और सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव मोमेंटम रखिए। जिनके पास होल्ड है या फिर किसी ने भी अपनी फ्रेश पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे स्पॉट लेवल पे मैं 18,700 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहा हूँ। तो बिल्कुल आप होल्ड पे यहाँ पे बने रहिए। देखिए, निफ्टी कल का जो हाई लगा था बस थोड़े ही पॉइंट दूर है, तो मुझे लग रहा है कि 18,840 ये एक इंटर लेवल में एक रेजिस्टेंस है जो टच हो सकता है। बैंक निफ्टी देखिए कल अच्छी खासी गिरावट आई थी, और एक प्रीवियस उसका सपोर्ट जोन था जो कल ब्रेक होके काफी नीचे 43,500 तक गया था। तो मुझे लग रहा है अभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे अटक सकता है। तो जो जोन है वो है करीबन 43,850 और 43,900। तो यहाँ पे अगर किसी के पास है तो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहिए। मुझे लग रहा है कि माइट भी यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो बी स्पेसिफिक विथ योर स्टॉप लॉस। चलिए, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। ध्रुवांशु प्रजापति फेसबुक से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल था बीसीजी पे 10,000 शेयर है 32 रुपए के भाव पर। विवेक, आपकी सलाह चाहिए। बीसीजी के इनके पास 10,000 शेयर है 32 के भाव पर, क्या करना चाहिए, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, खाली 2 रुपए का नुकसान है। और आज कंपनी में क्या हो रहा है, एक टाइम पे बहुत मार्केट फैंसी स्टॉक हुआ करता था ये। उसके बाद में काफी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं कंपनी पे, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है। और जो भी मतलब आप देख लो, इसका रिजल्ट्स खराब है। मतलब पॉजिटिव क्या दिख रहा है इसमें? पॉजिटिव मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सेल्स, ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ भी ले लो आपको दिखेगा कि ये मतलब एक स्पेक्युलेटिव स्टॉक बन के रह गया था ये। तो इसके लिए 100 रुपया मतलब ऊपर जाके उसके बाद में लगातार करेक्शन आके आज ये 31 रुपये मिल रहा है। तो आप पे काम करो, 30 रुपए का एक टारगेट रखो कि उसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा एक स्टॉप लॉस की जैसे। और अगर आपको 32-33 जो भी आता है आपको निकल जाना चाहिए। एक चीज याद रखिए, एक ऐसे डिस्क्लेमर बोलूंगा मैं, क्योंकि स्पेकुलेटिव काउंटर है ये। 32 का 40 भी हो जाए, 32 का 25 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त अगर बढ़ जाता है तो आपको दुखी मतलब नहीं होना है, और नीचे आ जाता है तो खुश भी होने की जरूरत नहीं कि बस ये समझो कि बच गए। तो स्पेकुलेटिव काउंटर से दूर रहने की ही सलाह रहेगी। और अभी सेबी का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए, पेनल्टीज क्या लगेगी मुझे नहीं मालूम, तो वो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक्स से शेयरों से दूर रहने की सलाह विवेक जी की तरफ से। अब जल्द निकले, जहां भी पुल बैक पे निकलने का मौका लिखे, यहां से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शुभम है गुजरात से। पूछिए शुभम जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास डॉक्टर रेड्डी के 4,800 के कॉल लिए हुए हैं, 20 लॉट है मेरे पास। ओके, 4,800 के स्ट्राइक की कॉल आपने खरीद रखी है, और आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है। सुमित, क्या लग रहा है, क्या इस कॉल की पोजीशन इनकी सही है? क्या करना चाहिए, बने रहें अभी? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। कल और आज के सेशन में ही सिर्फ देखें हम तो करीबन स्टॉक ने 5% का मूव दिया हुआ है। तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि ये एक ट्रेडर हैं और इन्होंने कॉल ऑप्शन लिए हुए हैं, तो 5,000 का जब आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे ओआई खड़ा है। और ये क्योंकि पिछला हाई है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खड़े रहे, और अगर प्रॉफिट में है तो बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक कीजिए यहाँ पे। प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहां पर दे रही है, और अच्छी तेजी भी दिख रही है। निफ्टी का आज टॉप गेनर भी है, तो अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। अगले
दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सलीम हैं बंगलुरु से। सलीम साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरे पास टाटा स्टील का 106 रुपये 20 पैसे भाव से किया हूँ सर। ओके, 106 रुपये 20 पैसे, आपको अच्छा फायदा हो रहा है, करीब करीब हाँ, 10 जी। और मेरा 3 से 6 महीने का मेरा नजरिया है सर। बिल्कुल, 3 से 6 महीने का नजरिया है। 106 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। विवेक जी क्या करें, बने रहें 3 से 6 महीने और रुक सकते हैं टाटा स्टील में? कि अगर इनको करीबन 120 या 22 मिले तो एक बार निकल जाना चाहिए। अब कारण बोलता हूँ, देखिए फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, डेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टाटा ग्रुप का समूह है करके डेट के बारे में मेरे को इतनी चिंता नहीं है। लेकिन जो स्टील में आज चल रहा है, जितने भी मैं स्टील कारोबारियों से बात कर रहा हूँ इधर, ये पता चल रहा है कि लगभग सभी के सभी आज के दिन नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारा माल आ रहा है चाइना के साइड से भी, तो ये लोग रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं सरकार को कि इस पे कुछ किया जाए। तो अपसाइड लिमिटेड रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर 120-22 मिले तो आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म 3-6 महीने नहीं, आपको अगर आप 3 साल 6 साल रखूं तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, ये 150 भी आपको दिखाएगा। है टाटा स्टील को लेकर, अगर काफी अगर लंबा व्यू है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आप 3 महीने का व्यू है तो फिर आप 120-22 के आसपास, 122 रुपए के आसपास विवेक जी की सलाह है कि निकल जाए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ विनोद हैं पटियाला से। विनोद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल? हाँ, मेरा एक तो मेरे पास है के फाइनेंस के 500 शेयर 275। ओके, के फाइनेंस के इनके पास शेयर है, किस भाव पे लिया है आपने के फाइनेंस टेक्नोलॉजी को? 275। और एक है रिलायंस इंफ्रा। ओके, रिलायंस इंफ्रा और के फाइनेंस टेक्नोलॉजी। रिलायंस इंफ्रा लिया है 75 रुपए पे, के फाइनेंस टेक्नोलॉजी लिया है 275 रुपए में। सुमित जी क्या सलाह? जी विनोद जी पूछिए, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ हाँ बोलिए विनोद जी। हाँ सर, मैंने हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, के फाइनेंस लिया था हमने। ठीक है सर, मैं आपका सवाल समझ गया। सुमित जी से पूछता हूं कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। सुमित जी बताइए, क्या करें के फाइनेंस टेक्नोलॉजी में? देखिए 278 का इनका परचेज प्राइस है, अभी करंट मार्केट प्राइस है 364। देखा जाए तो मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है और स्टॉक ने दिसंबर 22 के करीबन अपना लिस्टिंग किया था, तो यहाँ पे देखिए अभी राउंड बॉटम फिनिश हुआ है, लेकिन लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पे आप खड़े रहिए और भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ही ये अपना पिछला हाई क्रॉस करेगा 370, तो बिल्कुल अब यहाँ पे खड़े रहने की सलाह मिलेगी। और आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे 340 के लेवल्स का एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में 370 जैसे ही क्रॉस होगा, जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 410 का रहेगा। ओके, और रिलायंस इंफ्रा में सुमित जी क्या करे? 153 का भाव है, 75 की खरीद है, अच्छा फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए रिसेंटली स्ट्रॉन्ग एक बेस बना था 132 करीबन, और वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिबाउंस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो है करीबन 165, तो बिल्कुल अगर यहाँ पे आप होल्ड रखिए। और जो 132 रिसेंटली एक स्विंग लो था, उसी को ही एज अ स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, तब तक आप खड़े रहिए। वीकली क्लोजिंग अबोव 165 कैन टेक अ न्यू हाई टिल द लेवल्स ऑफ 200। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए दोनों शेयरों पे। चलिए वक्त है, ट्विटर से इन्होंने सवाल भेजा है। प्रांजल है इंदौर से। इनका सवाल 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। अनु फार्मा इन्होंने लिया है, 100 शेयर है 125 के भाव पे, मौजूदा भाव है 117 रुपए का। दूसरा है वॉकहार्ट है इनके पास, 100 शेयर है 300 रुपए के भाव पर। विवेक जी, अनु फार्मा और वॉकहार्ट दोनों पर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए मुझे लगता है कि अनु फार्मा को होल्ड करना चाहिए। एक चीज खाली दिमाग में रखिए कि फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, और कभी भी जब कोई सेक्टर अच्छा करता है ना, तब छोटे मझोले जो काउंटर्स होते हैं उस सेक्टर में वो भी बढ़िया करते हैं। और अगर आप अनु फार्मा की बात करो, मतलब जीरो डेट कंपनी है, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और आई थिंक कल परसों में इसने एक अच्छा रैली भी दिखाया था। और इसका फेयर वैल्यूएशन, तब अभी 117-18 चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यूएशन एटलीस्ट 130 से लेके 140 होना चाहिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। बस एक चीज याद रखना कि माइक्रो कैप है, ये सिर्फ 600 करोड़ की कंपनी है, तो वॉलेटाइल बहुत तेजी से भी बन सकता है। तो एक 5-7% का स्टॉप लॉस रखो और इसको आप कंटिन्यू करिए होल्ड। और दूसरा जो स्टॉक आपने बोला वोकार्ट फार्मा, देखिए
ये फार्मा में एक लैगार्ड है। आज तो बहुत अच्छा कर रही है, ऑलमोस्ट 10% है ऊपर, लेकिन 23% हो गया बात करते करते, तो 23% ऊपर है। लेकिन देखिए रिजल्ट्स अभी तक ठीक नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन वैल्यूएशन पे वापस वो कार्ड भी बहुत महंगा नहीं लग रहा है। और इस क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर खत्म होने वाला है, तो इस क्वार्टर अगर थोड़ा भी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखता है तो ये यहाँ से आपको 30-40% आराम से दिखा सकता है। वो कार्ड थोड़ा रिस्की बेट रहेगा अनु से। तो अनु एक छोटा कंपनी है, फिर भी इससे सेफर लग रहा है मुझे, तो दोनों होल्ड रहेगा। अनु फार्मा आप पे बेट ज्यादा लगाने की सलाह विवेक को लग रहा है, उनको भरोसा कन्विक्शन ज्यादा है अनु फार्मा को लेकर। वॉकहार्ट में आज 11% से ज्यादा की तेजी है, और जो 23% की तेजी विवेक जी दिख रही थी वो एक महीने का चार्ट था, एक महीने में 23% से ज्यादा की तेजी दिखी है। हालांकि दोनों भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अनु को लेकर कन्विक्शन विवेक जी का ज्यादा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है राजे जतिन है, फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। टाटा स्टील के 300 शेयर है इनके पास, 110 रुपए पे खरीदा है। सुमित जी, हालांकि अभी टाटा स्टील पे सलाह भी आपने दी थी, तो विवेक जी आप ये क्या करना चाहिए 110 रुपए के आसपास? अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक हमने बात की थी टाटा स्टील पे, यही मैं बोल रहा था कि 120 है, अगर 22 आता है तो उस वक्त आप इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अपसाइड मुझे लिमिटेड दिख समझ रहा गया है, था। क्योंकि स्टील सेक्टर में कंपनीज अभी नहीं कमा रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है, और स्टील प्राइसेस भी एक स्टैग्नेंट लेवल पे अभी चल रहे हैं। जो जो एक रैली आई थी वो करेक्शन हो चुका है, तो एक नॉर्मल सा सेक्टर है, सिक्लिकल है। मुझे लगता है कि 122-25 तक जाएगा, और उसके बाद में एक वहां पे एक स्टैग्नेंट लेवल पे काम करेगा। बाई चांस अगर स्टील प्राइसेस यहाँ से मेटल प्राइसेस रिकवर होते हैं और कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आता है, एंटी डंपिंग लगा लो या फिर दाम बढ़ाते हैं लोग, तो उस वक्त थोड़ा और तेजी दिखा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ से 10 रुपए और इतनी ही रैली देखता हूँ मैं फिलहाल, तो होल्ड कीजिए। और इसमें आई थिंक आपको एक स्टॉप लॉस, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी 108 109 का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है किशोर हैं कोटा से, फेसबुक के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। अंबुजा सीमेंट के इनके पास 200 शेयर है 500 रुपए के भाव पर। सुमित जी, क्या लग रहा है अंबुजा सीमेंट में 500 रुपए पे इनके पास 200 शेयर है, क्या करें, बने रहें या निकल जाए? सुमित जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे रिसेंटली आप देखेंगे तो सीमेंट काउंटर्स में काफी अच्छा मूव आया हुआ है, बिल्कुल 2 दिन से कंसोलिडेशन में है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल व्यू है वो अभी भी एक बुलिश मोमेंटम पे है। स्टॉक देखिए आप 200 मूविंग एवरेज को ही रेजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। जैसे ही स्टॉक ही अपना 565 का लेवल क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 500 का ही है इनका। अब यहाँ पे 500 भी जब आ रहा है तो मेरा एक सलाह रहेगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अब क्योंकि 500 का जो 500 के ऊपर जो है 530, अब 530 का जो लेवल है वो एक टारगेट की तरह मेंटेन कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर और स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के और स्टॉप लॉस का आप दोनों लेवल्स के साथ खड़े रहिए। करंट मार्केट प्राइस है 460, 440 के नीचे अगर कभी भी स्लिप हो रहा है तो स्टॉक नीचे 400 तक फॉल होगा। तो मेरा रहेगा नजरिया, यहाँ पे आप लेवल्स को ध्यान रखिए। चलिए अगले दर्शक के साथ दांडेकर है, नागपुर से फोन लाइन पर मौजूद है। दांडेकर साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमारे पास नोसिल के 450 शेयर है। हाँ हाँ, किस भाव पे लिया है? 250 के रेट से 250 रुपए पे लिया आपने? हाँ, 250 एवरेज है, 450 शेयर है। कितना वक्त दे सकते हैं आप इस शेयर को? 1 साल दे सकते हैं ना? ओके विवेक जी, 1 साल का वक्त दे सकते हैं। नोसिल का 450 शेयर है 250 के एवरेज प्राइस पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए इन दामों में भी ये मुझे ओवर कॉस्टली की रेंज में दिख रहा है स्टॉक। जब केमिकल्स में रैली आ रही थी करीबन 1.5 साल पहले, तब काफी बार इसके बारे में बात हुई आपके चैनल पे, और मैंने कई बार कहा था कि ये बहुत कॉस्टली दिख रहा है। उसके बाद में करेक्शन आया, मतलब और अभी भी ये उसी रेंज में चल रहा है, और आज भी ये मुझे कॉस्टली दिख रहा है। जब तक केमिकल्स में एक टर्न अराउंड नहीं दिखे ओवरऑल सेक्टर में, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत रैली आने वाला है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी, आप मैक्सिमम इसको मतलब धीरे धीरे आप इसमें से 50 शेयर 100 शेयर करके आप इसमें से निकलना ही बेटर रहेगा। कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे आज चल रही है उस हिसाब से इसमें करेक्शन देखना जरूरी बनता है। तो अगर 180 170 मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। इन दामों में बहुत कॉस्टली दिख रहा है।
चलिए, तो अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो 170-175 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा भाव इनको कॉस्टली दिख रहा है। चलिए, अगले दर्शक है राजकुमार है मुंबई से। ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। TTML के 350 शेयर है इनके पास 74 रुपए पर, भाव अभी 78 का है, फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए सुमित जी? बने रहें या निकल जाएं? देखिए, स्टॉक काफी टाइम से डाउनवर्ड चैनल में ही चल रहा है और देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन अभी भी ये रेजिस्ट कर रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज को। तो मुझे अभी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है ये स्टॉक का कोई परफॉर्मेंस होगा। तो अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी। एग्जिट की सलाह आपको मुनाफे में भी है तो आप निकल सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है जाकिर हुसैन साहब हैं मुंबई से। जाकिर हुसैन साहब पूछिए, क्या सवाल है? जी, मैंने मार्च में हाँ। 1050 शेयर लिए थे मैक्रोटेक डेवलपर्स के। ओके, किस भाव पे लिया था आपने? 980 रुपए में। रुक सकते हैं या निकलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे होल्ड करना चाहिए या अपना कुछ पार्टली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, विवेक जी क्या करना चाहिए, होल्ड करे या इनको निकल सकते हैं? लोढ़ा के शेयर है इनके पास 1050, 980 के भाव पे, क्या करें? देखिए, ओवरऑल रियल एस्टेट पे मैं बुलिश हूँ और दिख रहा है कि रियल एस्टेट यहाँ से भी बहुत अच्छा कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। और मैक्रोटेक ने वो ऑलरेडी करके दिखाया है। अब इन वैल्यूएशंस पे मतलब ये कंपनी चल रही है करीबन 61,000 62,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। अब इतना मार्केट कैप जस्टिफाई करने के लिए ये लोग अब इस क्वार्टर क्या प्रॉफिट दिखाएंगे वो भी मुझे वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन जो रैली आई है मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आप अगर कंपैरेटिव स्टडी करो तो रियल एस्टेट में बाकी कंपनीज भी है जो इससे कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, और अगर सेक्टर अच्छा करता है तो वो कंपनीज भी अच्छी करेगी। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, DLF भी मुझे यहाँ पे सस्ता दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप कन्वर्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा रिस्क का। तो मैक्रोटेक को पार्टली सेल करके आप चाहे DLF है, बाकी कंपनीज जितनी भी है, फिनिक्स मिल्स है, ये सब में आप एंट्री कर सकते हो ताकि रिस्क हो जाएगा, प्रॉफिट आपका मुनाफा बचा हुआ रहेगा। जाकिर हुसैन साहब, आप फोन लाइन पे मौजूद हैं या? जी जी। आपका मुझे खरीद भाव लगता है मुझे कम है, वो 980 नहीं कम होगा। नहीं सर, मैंने मार्च में लिया था ये, उसके बाद मुझे ये बोनस शेयर भी मिला है। ओके ओके, चलिए, लेकिन आपको होल्ड करने की सलाह है। लग रहा है कि रियल एस्टेट को लेकर अभी भी जो व्यू है वो पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये सलाह विवेक जी की तरफ से। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अनिल है दिल्ली से। अनिल जी पूछिए, क्या सवाल है? हाँ जी सर, मेरे पास IRFC के हैं। हाँ। 1000 शेयर 36 रुपए 50 पैसे के भाव पे। 36 रुपए 50 पैसे के भाव पर हाँ जी, फिलहाल और अभी 2 महीने हुए हैं लिए हुए। ओके, 1 महीने हुआ है। 33 रुपए के नीचे है भाव। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 1000 शेयर है इनके पास। सुमित जी क्या करना चाहिए इनको? सर, सबसे पहले तो कितने टाइम का नजरिया है, उस तरह से फिर आगे अनिल जी से अगर पूछ लेता हूँ। अनिल जी कितना रुक सकते हैं आप, कितना टाइम है आपके पास? 6 महीने तो रुक सकते हैं। 6 महीने रुक सकते हैं सुमित जी। जी देखिए, रिसेंटली रेलवे रिगार्डिंग जो भी स्टॉक्स थे, काफी अच्छा बुल रन आया हुआ था, लेकिन रिसेंटली एक कंसोलिडेशन फेज है। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पे आप 100 डे मूविंग एवरेज का एक 30 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे खड़े रहिए। स्टॉक देखिए नियर टू द हाई ही है। जैसे ही ये 36 पे जो इनका खरीद है 36 रुपीज, जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस होगा द नेक्स्ट टारगेट विल बी 42 एंड 46। तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हरीश हैं मुंबई से। हरीश जी पूछिए, क्या सवाल है? नहीं सर, मैं एक्चुअली आपका रेगुलर फॉलोअर हूँ, रेगुलरली आपका चैनल देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे को हाँ, और मुझे बहुत उसमें प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफी प्रॉफिट हुआ है। और दूसरी बात, मुझे एक बात ये था, मेरे पास सोमा टेक्सटाइल का 39.10 रुपीज का लिया हुआ 1000 शेयर है। ओके, और अभी चल रहा है 2560। तो मैं क्या होल्ड करूं कि बिक दूं कि क्या करूं? ये लॉस में मेरा काफी होता है अभी। ओके विवेक, ये इनको काफी नुकसान हो रहा है। 39 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। भाव सोमा टेक्सटाइल का है अभी 27 रुपए।
लेकिन अभी एक महीने से तेजी तो दिख रही है, लेकिन इनके भाव से अभी भी काफी दूर है। क्या लग रहा है, इनको रुकना इनके लिए फायदेमंद होगा क्या? टेक्सटाइल सेक्टर में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, फोकस हो रहा है, हालांकि पिटा हुआ भी सेक्टर था, ग्लोबल जिस तरह के डिमांड कम हुई है, होम टेक्सटाइल अगर छोड़ दे तो बाकी चीजों की डिमांड कम हो रही है, उसका भी असर है। क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या निकल जाए? देखिए, इनको प्रॉफिट हुआ है अपने चैनल को देख के, उसकी तो पहले बधाई। और आप अगर रेगुलरली देख रहे हो तो आपको मतलब कई बार आपको सुनने मिला होगा कि काउंटर्स जहाँ पे बहुत बहुत छोटी कंपनीज हो वैसे आप अवॉइड करो, क्योंकि वो वेल ऑपरेटेड हो सकते हैं। अब पहली चीज तो मैं बोलता हूँ सोमा टेक्सटाइल का, देखिए खाली 90 करोड़ का मार्केट कैप है। अब 90 करोड़ का मार्केट कैप, अब हम लोग तो ऐसा काम करते नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो मैं अकेला ही इसको लोअर सर्किट या अपर सर्किट ले जा सकता हूँ। तो मतलब छोटे इन्वेस्टर्स ऐसे काउंटर्स में फंस सकते हैं, तो आपको ऐसे काउंटर्स को अवॉइड करना चाहिए। और मैं प्राइस मूवमेंट भी देख रहा था चार्ट्स पे, ये 7, 7.5, 8 रुपए से लेके 50 रुपए जाके अभी वापस 15 रुपए नीचे जाके वापस 30, मतलब ऐसे या तो लोअर सर्किट जाता है या फिर अपर सर्किट जाता है। जैसे मैंने अभी बात की थी, मैं अकेला हिला सकता हूँ। तो बहुत डेंजरस होता है ऐसे काउंटर्स, आपको अवॉइड करना चाहिए, निकल जाइए और बेटर टेक्सटाइल कंपनीज है। अब आता हूं मैं टेक्सटाइल सेक्टर पे। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर पे मुझे लगता है कि अगले 3 से लेके 5 साल में बहुत आपको कई मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। अब सोमा भी मल्टी बैगर बनेगा ये तो भगवान बताएंगे बाद में, लेकिन अभी आज के अनुसार तो नहीं है। लेकिन हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ और टेक्सटाइल कुछ काउंटर्स भी है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी, लेकिन सोमा आपको टोटल अवॉइड की ही सलाह दूंगा मैं। सोमा इसलिए आपको अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है कि ऐसे छोटे शेयर जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा हो, फ्लोटिंग शेयर्स कम हैं, तो वो ऑपरेटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इससे दिक्कत है कि आप बड़े दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाएं। ये सलाह विवेक जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शैलेश कुमार हैं, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। तेजस नेटवर्क के 100 शेयर है 28 के भाव पर। 28 कब था ये? 2020 के आसपास था। ये लगता है कोविड के दौरान इस तरह के भाव देखने को मिले थे, और आज देखिए 709 रुपए भाव है। विवेक जी आप ही सलाह दीजिए, इन्वेस्टर हैं, 3 साल इन्होंने होल्ड किया, गजब का रिटर्न इनको मिला है, क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाए? अब देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टाटा समूह की कंपनी है और टेलीकॉम में कई हार्डवेयर ये कंपनी बनाती है, और ये स्पेस मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट तेजस को आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए। आप इतने लंबे इन्वेस्टर हो, मतलब इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 28 का अगर 700 पे भी आप होल्ड कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए मुझे। और इनफैक्ट नीचे भी जाएगा तो ये हो सकता है कि 650 तक जाए मैक्सिमम। 4 फिगर में देख सकते हैं कि स्टॉक को अगले 2 साल में पॉसिबिलिटीज है, देख सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी BSNL भी एक्सपैंड करने वाला है 4G एंड 5G में, आई थिंक ये कंपनी आपको अच्छा कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बने रहिए, निकलने की कोई जरूरत नहीं है अभी इसमें। है आप यहां पर बने रह सकते, हो सकता है कि 4 डिजिट्स में यानी 1000 रुपए के ऊपर भी भाव जा सकता है। मार्केट गपशप एक हमारा खास कार्यक्रम, ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम हल्के फुल्के अंदाज से आपके सामने सारी बातें रखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके पास वो सारी अहम जानकारी भी मिल जाए, लेकिन किसी तरह का तनाव ना हो। सोमवार से शुक्रवार आते आते मार्केट इतना थका देता है, शरीर से भी और दिमाग से भी, कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए बहुत ही आसान से हल्के फुल्के शब्दों में हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से सरोकार रखता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा हमने बात की थी डिविडेंड की, आपके सामने 3 सिनेरियो रखे थे डिविडेंड के, और आज डिविडेंड से हटकर लेकिन आपके शेयरों के लिए सबसे ज़रूरी अहमियत वाला हिस्सा प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स, ये सब पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सौमित भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सारी डिटेल लेंगे। साथ ही 2 मेहमान मेरे साथ होंगे, आज उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ जुड़िए और हल्के फुल्के अंदाज में जरा समझ लीजिए कि प्रमोटर और प्रमोटर से जुड़ा हुआ काम क्या होता है। सौमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सौमित से हम 2 चीज़ें पता करेंगे। सौमित से पहले ये बात पता करेंगे कि प्रमोटर्स आखिरकार
क्या होता है, और दूसरा फिर उनसे ये भी पता करेंगे कि आखिरकार जो प्रमोटर्स हैं वो अपने होल्डिंग्स को खरीदते और बेचते क्या हैं। अच्छा, सौमित से हम बातचीत करें। सौमित, इससे पहले मैं आपको जरा एक पॉइंट मैं आपके सामने और क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि आप शेयर की होल्डिंग में ना 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रमोटर होता है, एक एफआईज होता है, एक डीआईज होता है, एक पब्लिक होती है, इसके अलावा एक अदर सेगमेंट भी होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ही शेयर के कितने हिस्सेदार हैं। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपनी को अमूमन खोलता भी है या उसके अंदर राइट भी रखता है, सबसे बड़ा होल्डर होता है अमूमन, ज्यादातर शेयर में हम चेक करते हैं, वो प्रमोटर ही होता है। इसलिए अगर होल्डिंग में सबसे बड़ा प्रमोटर ही है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अब सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, पहले तो आप हमको ये बताइए जरा, ये प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी शेयर में ज्यादा या कम होने का क्या मतलब है? प्रमोटर होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी शेयर के चुनाव करने में? और दूसरा, ये खरीदते और बेचते क्यों हैं? जब एक बार कंपनी खुल गई तो फिर क्यों खरीदना, फिर एक बार कंपनी में हिस्सेदारी ले ली फिर क्यों बेचना? तो एक फेमस कोट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने कहा था। अब उन्होंने ये कहा है कि इनसाइडर, जो इनसाइडर का मतलब ये है कि प्रमोटर या कंपनी के एम्प्लॉयज़, इन लोग कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं। अब खरीदने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, वो है वो चाहते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाए। बेचने के पीछे तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, खरीदने के पीछे एक ही रीज़न होगा, और वो है कि वो शेयर प्राइसेस चाहते हैं कि ऊपर जाएगा आगे के टाइम पर। इसीलिए इनसाइडर्स कंपनी में शेयर खरीदते हैं। अब इनसाइडर्स में आ जाते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर जब कंपनी के शेयर यूजुअली खरीदता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। इधर वो कंपनी के शेयर प्राइसेस को काफ़ी अंडरवैल्यूड समझ रहा है अपने हिसाब से, या कोई एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कंपनी में आगे चल के, ऐसा उसका मानना है। ऐसा जनरल मार्केट परसेप्शन है। अब अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ही है जो कंपनी को ओन करता है, जो बिजनेस चला रहा है, जो इंडस्ट्री को सबसे अच्छे से जानता है, उसके पास सारे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या मार्केट में हो रहा है। तो शायद अगर उसने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहा है जिसके से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, शेयर्स अंडरवैल्यूड होने का पीछे एक रीज़न हो सकता है, और आगे जाके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट कोई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि प्रोमोटर्स सिर्फ शेयर प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए जो है शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदते रहते हैं, जबकि एक्चुअली कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है शेयर पे बुलिश होने के कारण, बट सिर्फ शेयर प्राइस को बूस्ट करने के लिए भी प्रोमोटर शेयर खरीदते रहते हैं। बट उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जो मैंने भी आपको बताया। तो ये सारे रीजंस यूजुअली आ जाते हैं जब प्रोमोटर एक शेयर को खरीदता है ओपन मार्केट से। ठीक है सौमित, जितना हम समझ पाए आपसे, आप शायद ये बात बता रहे हैं कि प्रमोटर्स एक तो होल्डिंग लेके रहता है अपनी, दूसरा उसको जब जब मौका लगता है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाता है और घटाता है, जिसको टिपिकली हम बाय बैक भी कह सकते हैं कि जब अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा होता है शेयर चलते समय उसको बाय बैक कर देता है। एक और चीज़ आपसे समझनी है, जरा आप उसको भी रोशनी डालिएगा क्योंकि प्रमोटर से जुड़ा हुआ है। कई बार हम चर्चा सुनते हैं कि प्रमोटर का प्लेज पड़ा हुआ है, वो शेयर गिरवी रखता है। तो शेयर गिरवी रखने की जरूरत क्या, वो बेचता क्यों नहीं है उस माल? जब उसको पैसे चाहिए तो वो प्लेज क्यों करता है? और ये प्लेज का पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है? जब कोई इन्वेस्टर हो वो ये चेक करेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग है 70%, यानी शेयर में भागीदारी 70% है, और फिर प्लेजिंग को भी चेक करना चाहिए क्या? प्लेजिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोमोटर होल्डिंग में। अब यूजुअली एक प्रोमोटर शेयर्स को क्यों प्लेज करता है? क्योंकि शायद उसके कुछ रिपेमेंट्स, डेट रिपेमेंट्स हो सकते हैं, या उसके कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं प्राइवेट बिजनेसेस में। अब उस इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए उसे कुछ ना कुछ बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे कोलैटरल लगेगा। तो यूजुअली वो ये लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स है उसको एज अ कोलैटरल रखते हैं बैंक के सामने, बैंक के साथ, और उसके सामने वो पैसा उठाते हैं मार्केट से, और उसी को वो अपने शायद प्राइवेट बिजनेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूजुअली ये यूज़ करते हैं। इसी कारण वो शेयर्स को प्लेज करते हैं। अब शेयर्स को प्लेज करना यूजुअली नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव जनरल मार्केट परसेप्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव माना जाता है, बट नॉट नेसेसरी ये नेगेटिव होना ही चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी के शेयर्स में काफ़ी सेफ्टी ऑफ मार्जिन है तो कोई इशू नहीं होता है यूजुअली इसमें। बट इसको नेगेटिवली कब देखा जाता है? जब एक शार्प शेयर प्राइस में हमें फॉल देखने मिलता है, तब यूजुअली क्या होता है, अगर
समझिए कि मैंने 100 रुपए के शेयर प्राइसेस में शेयर्स को प्लेज किया था, बट बैंक उसका कम वैल्यू पे उसको मार्केट वैल्यू देगी। तो मतलब अगर 100 का शेयर प्राइस है तो बैंक ने उसको 75 पे वैल्यू किया होगा। अगर अब शेयर प्राइस 75 टच कर देता है तो यूजुअली बैंक वो माल को बेच देगी ओपन मार्केट में। तो इसी कारण ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। अगर शेयर प्राइसेस एक कंपनी के कंटिन्यूसली फॉल होने लगे तो ये प्लेज शेयर्स एक इशू बन जाता है और एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर देता है शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के दिमाग में। बट यूजुअली अगर शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो अगर प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं तो उसे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना भी सही होगा। ठीक है, मोटा मोटी अगर हम ज़्यादा इसको बाहरी तरीके से ना समझें और बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आप ये बात कह रहे हैं कि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग चेक कर लो कि प्रमोटर कितनी होल्डिंग लेके बैठा है। ज़्यादा होल्डिंग का मतलब कामकाज ठीक है, प्रमोटर अपनी कंपनी में ट्रस्ट रखता है। और दूसरा, अगर वो प्लेज नहीं है यानी शेयर गिरवी नहीं पड़े हुए तो और काम की बात है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी हम चर्चा करेंगे उसी हल्के फुल्के अंदाज में और जरा समझेंगे कि ये प्रमोटर्स की होल्डिंग का घटना बढ़ना, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। मेरे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर रवि सिंह पिछली बार भी हमारे शो में जुड़े थे और हमने इनको इसलिए डॉक्टर नहीं बोलते क्योंकि ये इन्होंने PhD की है और इंटेलिजेंस है, बल्कि हम इनको इसलिए भी डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि ये वैसे ही समझाते हैं जैसे एक डॉक्टर आपको बताता है कि नहीं इतनी दवा आपको खानी है और ऐसे आपको करना है और ऐसे आपको नहीं करना है। दूसरा, मेरे साथ विजय चोपड़ा जी जुड़े हैं। इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता मार्केट में किसी इन्वेस्टर को समझाने का और बताने का होगा। विजय जी को मैं तो तब से जानता हूं जब विजय जी मतलब ये समझिए कि जब इंडस्ट्री हमारी शुरू ही हो रही थी ब्रोकरेज की, उस समय विजय जी एक्टिव हैं। तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं हो सकता इन्वेस्टर्स थेरेपी को समझने के लिए। तो मेरे साथ दोनों दिग्गज जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि सिंह भी हैं और विजय जी भी हैं। वैसे मैं जय और विजय भी बोल सकता है, जय वीरू भी बोल सकता है, लेकिन रवि वीरू बोल देते हैं आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि जी, पहले आपसे शुरू करता हूं मैं। ये प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होना अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठीक होना अच्छी है? सेबी ये कहता है 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ब्रैकेट ज़्यादा ठीक होता है, 60-70% वाला या 75 वाला? छोटे शेयरों के अंदर होल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े शेयरों में होल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर प्रमोटर ही सारा लेके बैठा है तो फिर दूसरे लोग कहाँ हैं? तो जरा इसको हमको जरा समझाइए आप। देखिए, हर बार एक अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। पहली बात तो डिप्टी जी और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लास्ट प्रोग्राम जो आपने किया था डिविडेंड को लेकर के, उसका इतना हमें इतने मेल आए हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपका आगे का कितना ग्रोथ है और कितना आपको लोग फॉलो करते हैं। आज का भी टॉपिक आपने एकदम यूनिक रखा है और ऐसा रखा है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर को कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। आपका जो सवाल है उस पर अगर आते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सेबी ने 75% से की होल्डिंग इसलिए कर दी क्योंकि बहुत से टाइम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोटर की होल्डिंग 80 होती थी और शेयर सिर्फ कुछ इन्वेस्टर को ही, रिटेल इन्वेस्टर को मिलते थे। लेकिन इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रमोटर, पहली बात है कि ये नहीं चाहता कि उसका शेयर जो है वो नीचे आए, वो चाहता है कि हमेशा शेयर ऊपर बढ़ता रहे। और इस वजह से एक वर्ड इसमें यूज हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेशन होता था और बाइंग और सेलिंग इटसेल्फ कई लोग मिलकर कर लेते थे, जिससे कि शेयर प्राइस बढ़ जाते थे और जो 10-20% इन्वेस्टर घुसते थे उनको हमेशा नुकसान आता था, क्योंकि वो जब तेजी न्यूज आती थी तो उस समय एंट्री नहीं कर पाते थे। जब एंट्री करते थे तो ऑलरेडी तेजी हो चुकी होती थी और वहां पर प्रमोटर अपना माल बेच लेता था और इन्वेस्टर को नुकसान होता था। इसीलिए सेबी इस रूल को लेकर आया कि 75% से किसी भी हाल में यहां पर होल्डिंग जो है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो एक बार हम रवि जी से वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसे, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हाँ ठीक है, सारे के सारे मैटर्स क्यों हमको देखने चाहिए, गौर से फरमाना चाहिए। देखिए, अर्निंग और लर्निंग दो कंसेप्ट है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास अर्निंग है तो आप लर्न भी करेंगे और आपके लर्निंग है तो आप पक्का अर्न भी करेंगे। विजय जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सूची जब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये सारे वो शेयर्स की है जहां पे जून महीने के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हमने वो सूची भी आपके लिए निकाल रखी है जहां पे प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी को कम भी किया है। लेकिन एक बार विजय जी से हम कनेक्ट होके जरा ये आइडिया ले लेते हैं कि प्रमोटर कितनी रेलेवेंस रखता है
इस पूरी प्रोसेस के अंदर जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहे होते हैं। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये प्रमोटर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है सर शेयर होल्डिंग पैटर्न में? उसमें तो एफआईज भी है, डीआईज भी है, पब्लिक भी है, अदर्स भी हैं, तो प्रमोटर की इंपॉर्टेंस कितनी, ज़्यादा, कम, प्लेज, नॉन प्लेज, ये सब कुछ जरा बताइए आसान भाषा में। डिम्पी, बड़ा ही वैलिड सवाल है ये कि प्रमोटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जो कंपनी को चला रहा है, रन कर रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है, और उसकी होल्डिंग यदि कम होती जाती है तो ऐसा कहा जाता है देयर इज नो स्किन इन द गेम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक शायद आप ही ने मुझसे पूछा था सुजलॉन के बारे में। उस समय तुलसी टांटी प्रमोटर हुआ करते थे। तुलसी टांटी जी की शेयर होल्डिंग निश्चित रूप से हम देख रहे थे कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होती जा रही थी। वो अपना जो स्टेक होल्डिंग है वो बेचे जा रहे थे या प्लेज करे जा रहे थे, उसकी वजह से उनका पर्सनल होल्डिंग कम होता जा रहा था। सुजलॉन कभी मार्केट का डार्लिंग होता था, बहुत लोग पसंद किया करते, रिन्यूएबल एनर्जी का बादशाह हुआ करता था, और वहां से चलते चलते हमने देखा कि लगभग ये पेनी स्टॉक बन गया। क्यों? क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो निरंतर कम होती चली गई, और उसके कारण से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी थी उसको ये लगने लगा कि जब मालिक का ही कुछ इसके अंदर मालिकाना नहीं बचा, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मालिक का ही कुछ मालिकाना नहीं बचा, तो जो शेयर होल्डर है, जो कि अपने आप को एक पार्ट मालिक मानता है कंपनी में, जो कहता है कि मेरा भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है, तो उसका क्या फायदा? और चला कौन रहा है कंपनी को, डिसीजंस कौन ले रहा है, ग्रोथ पाथ कौन सेट कर रहा है, स्ट्रेटजी कौन देख रहा है? तो जब प्रमोटर जो कंपनी को शुरू करता है वो एक हर तरीके से इम्पोर्टेंट होता है कंपनी में। और चाहे कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स जो हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, जो हमने टाटास में, बिरलास में देखा, या और बहुत सारे फैमिली रन बिजनेसेस में हम देखते हैं, तो वो चाहे वो डाबर हो, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट ही नहीं होती है। आप डाबर जैसी कंपनी को देखें जो करीब 100-125 साल की हिस्ट्री रखती है, तो जो डॉक्टर बर्मन जहां से उन्होंने शुरू किया था कलकत्ते से, वहां से लेके अब तक 3 जनरेशंस हो चुकी हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुई है। कंपनी की जो डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजी है, वो अभी भी प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो आपने पूछा डिम्पी, बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां पे आपको प्रमोटर होल्डिंग कहीं पर भी 51 से कम होती दिखे, तो एक बार मेरे ख्याल से एक रेड फ्लैग है। अगर आपको प्लेज्ड परसेंटेज बढ़ती हुई दिखे तो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने बिजनेस से पैसा नहीं जुटा पा रही है, उससे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही है, इस कारण से उसको प्लेजिंग करनी पड़ रही है। और शेयर प्लेजिंग जनरली मैंने देखा है कि सबसे बाद में होती है, जब आप अपनी प्रॉपर्टीज को, करंट असेट्स को या किसी भी असेट को प्लेज करके खत्म कर देते हैं, तो फाइनली आपको अपना स्टॉक्स को प्लेज करके पैसा आप उठाते हैं, और ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अभी हमने देखा वेदांता के ऊपर रेड फ्लैग उठे, क्योंकि उनकी प्रमोटर होल्डिंग कम थी और प्लेजिंग बहुत ज़्यादा थी, और इसी कारण से वेदांता जैसे दिग्गज जो एक निफ्टी शेयर है उस पर भी सवाल उठ गए थे, और बहुत सारे फंड्स अदानी एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हो गए थे। तो मेरा ये मानना है, मैं दोबारा से आसान शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग देखें, यदि कम होती दिखे तो रेड फ्लैग है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया करे, आपने बता दिया झंडे के हिसाब से रेड फ्लैग किसको कहेंगे, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की 51% से कम हो रही है। प्लेज एक दाग की तरह है, ये नहीं बढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो ये भी एक रेड फ्लैग की तरह रहेगा। दूसरा, प्रमोटर कौन है और उनकी कितनी होल्डिंग है और कितने समय से है, ये भी जरूर चेक कर लेना। जैसे डाबर साहब को बता रहे थे, अभी बर्मन जी फैमिली का बता रहे थे डाबर कंपनी के अंदर विजय जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी सौमित भी हैं। सौमित, आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा ना कुछ ना कुछ, तो पूछ डालिए, दोनों मेहमान तो हैं ही हमारे सामने। विजय जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, चूंकि आप मार्केट में इतने सालों से हैं, आपने पास्ट में कोई ऐसा इंस्टेंस देखा है जहां पे प्रमोटर सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था क्योंकि शेयर प्राइस को बूस्ट करना था और कोई एक्चुअली फंडामेंटल रीजन नहीं था? और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? देखिए, ये मार्केट में रिगिंग होती है, ये बात ओपनली मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश सुन रहा है कि मार्केट में रिगिंग होती है और कई बार प्रमोटर्स ही करते हैं। ये भी बात एक सच है, उसके लिए रेगुलेटर बैठा हुआ है। सेबी ने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखे हैं, जहां पे ये लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि जो अगर मान लीजिए स्टॉक में ऊपर नीचे कुछ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो वो उसका रीजन प्रमोटर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर ही खुद अपना स्टॉक खरीद के ऊपर लेके जा रहा हो। दूसरी चीज,
बहुत बड़ी कंपनियां, विप्रो, TCS, HCL, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे टेक्नोलॉजी साइड की हों या और बहुत साइड दूसरे इंडस्ट्रीज की हों, ये खुद बायबैक करते हैं। और जैसे विप्रो में बायबैक आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कई जब स्टॉक प्राइस नीचे होता है और कंपनी के बुक्स पे कैश होता है और वो उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग को बोल्स्टर करते हैं कि ये अच्छा मौका है कि हम थोड़े से मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं एक अमुक रेट पर। उससे ये होता है कि जो शेयर होल्डिंग है जो प्रोमोटर की, वो बढ़ जाती है और वो निचले भाव पे उसको ले लेते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोमोटर्स कई बार अपना स्टेक हल्का फुल्का बेचकर पैसा रेस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कंपनी के ऑपरेशंस चलाने के लिए इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो चाहे वो आप अपना स्टॉक किसी म्यूचुअल फंड को दे दें या किसी बड़े फंड को दे दें या किसी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को दे दें, तो बहुत सारे ऐसे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं। और ये बुरा नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको बैंक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बैंक के पास जाते हैं तो बुक्स पे डेट दिखाई देता है। तो जिस प्रोमोटर के पास 75% है, मान लीजिए उसने 3% 4% को डाइल्यूट किया, वो फिर भी 71% होल्ड करता है और उसके पास जो पैसा चाहिए वो आ जाता है बिजनेस रन करने के लिए। मान लीजिए स्टॉक में कभी गिरावट या करेक्शन होती है, यही प्रोमोटर्स वापस बायबैक कर लेते हैं। ये तो है हेल्दी तरीका। मगर ये बात हमने देखी है कि कई बार प्रोमोटर्स स्टॉक रिगिंग करने की कोशिश करते हैं और ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आई थिंक ये फोरम नहीं है ये बात करने का, कि जहां पर सेबी ने बहुत सारे प्रोमोटर्स को पकड़ा है और वो कंपनी कहीं की नहीं रही क्योंकि उसमें स्टॉक रिगिंग हो रही थी। ओके, ठीक है, यानी कि सावधानी ही है आपको जो थोड़ा रखना पड़ेगा, बट लेकिन मैटर बहुत संजीदा है, इसलिए एक एक चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा और सारी की सारी चीज़ें हम हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने रख रहे हैं। रवि सिंह भी हमारे साथ हैं और सौमित भी हैं, वो रिसर्च करके पूरे मैटर को लेके आए हैं, और विजय जी तो हमको बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अब सौमित, एक मिनट के लिए वापस आपके पास ही आ रहा हूँ। जरा मेरे को सारी सूची दिखा सकते हो, बता सकते हो जून महीने में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है? अगर उसके पीछे का कोई रीज़न हो ना तो वो भी हाथों हाथ बताना। और एक और चीज़, जब आप वो शेयर्स निकाल रहे थे कि कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, टोटल होल्डिंग कितनी होगी, अगर आपके पास वो डाटा भी तो वो भी हाथों हाथ बता देना। जून महीने में अभी सबसे ज़्यादा शेयर्स जिस कंपनी के प्रमोटर्स ने खरीदे हैं वो है GMR एयरपोर्ट्स। इनके प्रमोटर्स ने करीब 45 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और एक बात यूजुअली मैं बता देता हूँ पहले ही, अगर आप उसे एंटायर शेयर होल्डिंग के परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा परसेंट होता है यूजुअली, बट ओवर द पीरियड अगर वो कंटिन्यूसली बाई किए जा रहे हैं तो एक सब्सटैंशियल लिमिट हो जाता है। बट अभी तक जो हमने देखा है वो ऑब्वियसली 0.1% से लोअर ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसलिए परसेंटेज अभी के लिए हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। बट अगर नंबर ऑफ शेयर्स वाइज अगर हम देखें तो GMR एयरपोर्ट्स के प्रोमोटर ने करीब 45 लाख शेयर्स खरीदे। अब एक पोटेंशियल पॉजिटिव रीजन ये हो सकता है क्योंकि एयर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ ऑप्शन है GMR एयरपोर्ट्स के लिए, प्लस उसके डेट भी कम हो रहे हैं और नए एयरपोर्ट्स भी ओपन अप हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा पोटेंशियल पॉजिटिव रीजंस है GMR एयरपोर्ट्स के लिए। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रोमोटर्स ने करीब 20 लाख शेयर्स खरीदे। अभी सबको याद है कि अडानी के शेयर प्राइसेस में काफ़ी एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, प्लस पोर्ट वॉल्यूम का जो आउटलुक है ग्रोथ का वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव रीजंस हो सकते हैं। अब संगम इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोमोटर्स ने करीब 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। रिसेंटली एक बड़े इन्वेस्टर मधु केला जी ने भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी और उसके पहले ही ये 15 लाख शेयर्स की बाइंग हमें प्रमोटर की तरफ से देखने मिली थी। इडलवाइज फाइनेंशियल्स, इस कंपनी में भी 15 लाख शेयर्स, करीब 14.9 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने खरीदे हैं और ये डीमर्जर होने के बाद खरीदे, तो शायद बिजनेस आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। बट अभी तक कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से तो नहीं आया है, तो ये देखने वाली बात होगी। फिर माइंडस्पेस REIT की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 14.5 लाख यूनिट्स खरीदे, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें यूनिट्स होते हैं शेयर्स नहीं, तो करीब 14.5 लाख यूनिट्स खरीदे हैं प्रोमोटर्स ने। टाइम टेक्नोप्लास्ट में 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं प्रोमोटर्स ने, और IRB इंफ्रा जिसमें काफ़ी अच्छा टोल ग्रोथ देखने मिल रहा है हमें, उसमें भी प्रोमोटर्स ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं अब तक जून के महीने में। ओके, ठीक है, पूरी लंबी सूची आपको बता दी है आप सौमित ने, और इसमें ये भी बताया कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या हो सकती है। रवि जी, ये पूरी लिस्ट हम ना आपके सामने फिर से शेयर कर देते हैं। GMR से एयरपोर्ट से लेके अडानी पोर्ट, इसके अलावा संगम इंडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, IRB इंफ्रा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बड़ी है। हाँ, लाखों में है ज़्यादातर शेयर्स। आप बता पाएंगे आपको इसमें से कौन सा ज़्यादा शेयर ठीक लगता है?
देखिए, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, खासतौर से डिब्बी जी इन स्टॉक्स को अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे इसमें से 3 स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जीएमआर इंफ्रा को देखें, जिसमें कि 45 लाख शेयर होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ओवरऑल इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी काफी चेंजेस हुए हैं और अब ये स्टॉक वापस से एक पॉजिटिव बेट की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पहला ये स्टॉक है। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो अदानी पोर्ट, जिसको आप देखेंगे कि खड़े वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली, उतार और चढ़ाव रहे, लेकिन अभी इस समय अगर देखा जाए तो पोर्ट इंडस्ट्री पूरे के पूरे पोर्ट सेक्टर उसको देखते हैं तो यहाँ पर ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। ठीक है, न्यूज का या फिर थोड़ी रिपोर्ट्स का असर जरूर देखने को मिला था, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से एक अच्छा है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा में भी आपने रिसेंट डेज में डेवलपमेंट देखे और इसीलिए ये स्टॉक वापस से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव किया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 काउंटर ऐसे हैं जो कि इस समय अग्रेसिव तरीके से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके माइंड स्पेस, टाइम टेक और इडलवाइज हैं। इनमें देखिए थोड़ा सा अभी मोमेंटम कम है। ज्यादातर इस तरीके के स्टॉक्स में अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छे स्टॉक्स देख रहे हैं तो जो मैंने 3 स्टॉक्स बताए उनमें थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आए और शायद आपकी इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा और एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी पा पाएंगे। बिल्कुल, हम बात सिर्फ तेजी की नहीं कर रहे हैं कि प्रमोटर्स खरीदता ही खरीदता है, ऐसे प्रमोटर्स भी हैं जो बेचते भी हैं। सौमित, आपके पास वो सूची है, जरा जल्दी से वो भी बता दीजिए, फिर विजय जी से पता कर लेंगे कि प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा तो है लेकिन ज़्यादा डरने और घबराने की बात तो नहीं है। एक बार पहले आप लिस्ट बताइए, फिर विजय जी से पता करेंगे। नाम आता है ग्रेविटा इंडिया का, उसमें जहां पे प्रमोटर्स ने करीब 13 लाख शेयर्स बेचे हैं। अब याद रखिएगा ये स्टॉक लाइफ हाई पे है। सिमिलरली स्टार सीमेंट और उषा मार्टिन, ये दोनों स्टॉक भी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें प्रमोटर्स ने करीब 6 से 10 लाख शेयर्स बेचे हैं जून महीने में अब तक। अब प्रावेक कम्युनिकेशन, ये एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाली कंपनी है जो कि पिछले 6 महीने में डबल हो चुकी है शेयर प्राइजेस के, और यहाँ पे प्रमोटर ने करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं जून महीने में अब तक। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में करीब 5 लाख शेयर्स बेचे हैं। एडवांस एंजाइम की एक फार्मा कंपनी में है, यूएस बिजनेस में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है प्राइसिंग में। यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 4.5 लाख शेयर्स बेचे हैं अब तक जून के महीने में। ओके, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट है। विजय जी, इसमें कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, प्रमोटर बैक टू बैक बेच रहा हो या जहाँ पर आपको रेड फ्लैग उठाना हो? एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ इस सूची में डिम्पी अच्छी कंपनीज भी हैं और हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है, जो मैंने पहले भी बोला कि जब पैसा चाहिए होता है ग्रोथ के लिए तो कई बार बैंकों पे जाना और कंपनी पे कर्जे का बोझ बढ़ाना कई बार अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। तो प्रोमोटर्स अपना ही स्टॉक या अपनी ही होल्डिंग थोड़ी सी हल्की करते हैं और इससे उनको जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो मिल जाती है कैपिटल मार्केट से। और कई बार बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ग्रेविटा अच्छा कंपनी है, जयपुर बेस्ड है और प्रमोटर्स बहुत पुराने हैं और ये लोग लेड स्मेल्टरिंग से शुरू हुए थे। ये लोग प्राइमरली वेस्ट जो होता है उसको लेड वेस्ट को या मेटल वेस्ट को प्रोसेस करके मेटल में क्रिएट करते हैं और फिर ये लोग काम करते हैं और उसको ओपन मार्केट्स में बेचते हैं। तो उनका ग्लोबल फुटप्रिंट है। मुझे लगता है ग्रेविटा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार सीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। उषा मार्टिन मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी में मैंने पास्ट में कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि ठीक नहीं थी, तो उषा मार्टिन से आप बच के रहिए। प्रावेक को मैं ट्रैक नहीं करता। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी अंजान चटर्जी अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने रेस्टोरेंटिंग में काफ़ी दिग्गज नाम एस्टैब्लिश किए हैं, चाहे वो सिगरी हो, वो कलकत्ता हो, और तो इस तरीके के इन्होंने रेस्टोरेंट चेन्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना एडवांस एंजाइम में है। तो मेरा ये कहना है कि कई बार जो प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग डाइल्यूट करते हैं वो पैसा रेस करने के लिए करते हैं, जो कि एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जो मैंने कंपनीज बताई, ये कंपनीज अच्छी हैं और यदि ये करेक्ट होती हैं तो इनमें दोबारा से एंट्री की जा सकती है।
सकती है, मगर एज सच मुझे कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का या कोई रेड फ्लैग जो आप कह रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आता। और इसमें से एक कंपनी मैं ट्रैक नहीं करता हूं, बट उषा मार्टिन में मैंने पास्ट में इश्यूज सुने हैं, तो नो डाउट जब एक स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर आया तो इन्होंने अपना कुछ डाइल्यूशन किया होगा, तो आई वुड डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। और बाकी कंपनीज मोटामोटी मुझे ठीक लगती हैं, ग्रेविटास, स्टार सीमेंट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और एडवांस एंजाइम, ये सारी ठीक कंपनीज हैं। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा माजरा आपने समझ लिया कि प्रमोटर की इंपॉर्टेंस, प्लेज और साथ ही साथ घटना और बढ़ने का क्या मतलब होता है। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे को समय दिया, शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। और विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक्सपीरियंस हमारे बेहद काम आ रहा है। और सौमित, आपका भी शुक्रिया, आपने अच्छी सी रिसर्च करके हमको ये बता दिया कि जून के अंदर किसने खरीदा, किसने बेचा, और पीटर लिंच का वो कोट भी आपने हमको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रमोटर के इस खास सेगमेंट से जो हमने गपशप में आज नोटिस किया, उससे इतना ही। नमस्कार।